दोस्तों काफी दिनों से यूरोप में घूम रहे हैं, इसलिए अब नजर डालते हैं एशिया पर, जहां एक देश ऐसा भी है जो साइज में तो उतना बड़ा नहीं है, लेकिन एक समय जियोपॉलिटिक्स में उसने तहलका मचा रखा था। अगर भरोसा नहीं है तो आप किसी अमेरिकी से पूछ सकते हो। हम बात कर रहे हैं वियतनाम की। ना सिर्फ वियतनाम की, बल्कि पूरे इंडो चाइना रीजन की, जिसमें वियतनाम, कंबोडिया और लाओस यानी कि 3 देश शामिल हैं। इतिहास में इस क्षेत्र पर एक नहीं बल्कि दो महाशक्तियों का प्रभाव रहा है। पहला चीन का, जिसकी सीमा से सटे क्षेत्रों पर चीन का प्रभाव रहा, और दूसरा भारत का। एक समय इंडो चाइना के दक्षिणी क्षेत्रों पर भारत का प्रभाव रहा है। लगभग पहली शताब्दी के आसपास ये क्षेत्र भारतीय संस्कृति से प्रभावित थे, लेकिन बाद में जब भारतीय साम्राज्य कमजोर होने लगा तो आगे चलकर चीन ने यहाँ से भारतीय संस्कृति को खत्म कर दिया, क्योंकि 13वीं शताब्दी के बाद से तुर्क और अफगानी आक्रमणकारियों ने भारत पर हमले शुरू कर दिए थे। खैर, हम इंडो चाइना में भारतीय प्रभाव पर और कभी बात करेंगे, इसलिए आज बात करेंगे इंडो चाइना की और खास तौर पर वियतनाम के इतिहास की। तो दोस्तों वीडियो की शुरुआत हो चुकी है, आइए शुरू से शुरू करते हैं। दोस्तों वियतनाम पर शुरू से ही चीन का अच्छा खासा प्रभाव रहा है। पहली शताब्दी के मध्य में चीनी राजवंश हान के समय में वियतनाम पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया गया था, जिसके बाद चीनी राजवंश ने यहाँ के लोगों पर निर्दयता से राज किया था। हालांकि चीनी राजवंश के खिलाफ विद्रोह भी होते रहे हैं, जिनमें 542 के विद्रोह को चीनी सेना ने दबा दिया था। इसके बाद चीन कई सालों तक यहाँ के लोगों का शोषण करता रहा, लेकिन इतिहास में मोड़ तब आया जब वियतनाम के राष्ट्रवादियों ने सन 1939 में चीनी सेनाओं को बहुत बुरी तरीके से हराया। इस युद्ध में चीन इतनी बुरी तरीके से हारा कि अगले कई सालों तक चीन ने फिर से वियतनाम पर आक्रमण करने का सोचा भी नहीं। उस समय पूरा इंडो चाइना रीजन 5 राज्यों में बटा हुआ था: टोनकिंग, अनाम, कोचिन चाइना, कंबोडिया और लाओस। सांस्कृतिक दृष्टि से ये सभी राज्य अलग अलग थे। इन सभी का एक मत नहीं था। जो राज्य चीन की सीमा से सटे थे, टोनकिंग और अनाम, इन पर चीन का प्रभाव था, जबकि कंबोडिया और लाओस के प्रदेशों पर भारतीय संस्कृति का प्रभाव था। इनमें टोनकिंग और अनाम चीनी साम्राज्य के अधीन भी थे। जिसके बाद युग शुरू होता है यूरोपियंस का, जब 1498 में पुर्तगालियों ने एशिया के लिए एक समुद्री मार्ग की खोज कर ली थी। जिसके बाद साउथ ईस्ट एशिया में यूरोपियंस व्यापारियों का आना जाना शुरू हो गया। शुरुआत में यहाँ पुर्तगाली आए, लेकिन उन्होंने यहाँ राजनीतिक सत्ता के प्रयास नहीं किए। पुर्तगालियों के बाद डच, स्पेन, ब्रिटेन और फ्रांस के व्यापारी भी आए, लेकिन इन्होंने भी इस क्षेत्र पर उतना ध्यान नहीं दिया। लेकिन बाद में फ्रांस ने डच और ब्रिटिश व्यापारियों को काउंटर करने के लिए अनाम के साथ सन 1774 में व्यापारिक संबंध बनाने शुरू कर दिए। सन 1787 में फ्रांस और अनाम के राजा के बीच एक संधि भी हुई, जिसके अनुसार फ्रांस के राज्य का विस्तार और कैथोलिक धर्म का प्रचार करने की अनुमति फ्रांस को मिल गई। जिसके बाद फ्रांसीसी कैथोलिक पादरियों ने इस क्षेत्र में प्रवेश किया और कैथोलिक धर्म का प्रचार प्रसार किया। शुरू में तो ये सब ठीक ठाक चलता रहा, लेकिन बाद में अनाम का राजा इन पादरियों से चिढ़ने लगा, क्योंकि इन पादरियों ने अपना प्रभाव काफी बढ़ा दिया था। सन 1858 में अनाम में कई पादरियों पर हमले होने लगे। फ्रांस को भी अब इंडो चाइना में घुसने का बहाना मिल गया। जिसके बाद फ्रांसीसी सेना अपने आधुनिक हथियारों के साथ इन क्षेत्रों में घुसी और कई क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया। अनाम का राजा फ्रांसीसियों के आगे नहीं टिक पाया, जिसके कारण उसे सन 1863 में संधि करनी पड़ी। लेकिन फ्रांस यही नहीं रुका, उसने आगे चलकर टोनकिंग के कुछ क्षेत्रों पर भी अधिकार कर लिया और टोनकिंग का राजा भी फ्रांस के सामने बेबस हो गया। उसने फ्रांस को व्यापार के लिए विशेष अधिकार दे दिए। साथ ही बाद में फ्रांस इनकी फॉरेन पॉलिसियों पर भी अपना प्रभाव बढ़ाने लगा, क्योंकि ये राज्य चीनी राजवंश के अधीन थे। लेकिन फिर भी चीन इनकी रक्षा नहीं कर पाया। वो इतनी दूर फ्रांसीसियों से नहीं लड़ सकता था। अपनी लगातार जीत से प्रेरित होकर फ्रांस और आगे बढ़ने लगा, जिसके कारण इन क्षेत्रों में अशांति फैलने लगी। हालांकि चीन ने फ्रांस को रोकने के लिए अपनी सेना भेजी भी, लेकिन वो फ्रांसीसी सेना के आगे नहीं टिक पाई, जिसके कारण टोनकिंग और अनाम पूरी तरह से फ्रांस के अधीन हो गए। इसके बाद 1893 में फ्रांस ने कंबोडिया और 1907 तक लाओस को मिलाकर पूरे इंडो चाइना रीजन पर अपना अधिकार कर लिया और आगे चलकर फ्रांस ने इनका खूब शोषण किया। लेकिन 1905 में एक ऐसी घटना घटी जिसने इस क्षेत्र के लोगों का विचार ही बदल दिया। वो घटना थी रूसो जैपनीज वार, जिसमें जापान जैसी एशियाई ताकत ने रशियन एम्पायर को हरा दिया था। यहाँ से इन लोगों में राष्ट्रवाद की भावना जागृत होने लगी और इन्हें अब यकीन हो गया कि यूरोपियंस को हराया जा सकता है। आगे चलकर चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन का प्रभाव भी इन पर पड़ा। जब प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ तो फ्रांस ने यहाँ के किसानों को जबरदस्ती युद्ध की ट्रेनिंग दी,
जिससे ये लोग युद्ध लड़ना धीरे धीरे सीखते जा रहे थे। वहीं कुछ लोग फ्रांसीसी कल्चर से भी प्रभावित हो चुके थे। वो वॉल्टेयर जैसे लेखकों के विचारों से प्रभावित थे। लेकिन जब यहाँ फ्रांस के खिलाफ राष्ट्रीय आंदोलन शुरू हुए तो वह सफल नहीं हो पाए, क्योंकि यहाँ के राज्य अलग अलग थे। कंबोडिया और लाओस में भारतीय संस्कृति का प्रभाव था। उन्होंने तोंगकिंग और अनाम के राष्ट्रवादियों का साथ नहीं दिया, उल्टा फ्रांस की सहायता की ताकि ये कंबोडिया और लाओस से दूर ही रहें। साथ ही रशियन रिवॉल्यूशन के बाद यहाँ कम्युनिस्ट विचारधारा भी आ चुकी थी। यहाँ अलग अलग विचारधाराओं की अलग अलग पार्टियां भी स्थापित हो चुकी थी, जिनमें फॉर्म तोंगकिंग पार्टी थी, जो कि फ्रांस से अलग नहीं होना चाहती थी, बस संवैधानिक सुधार चाहती थी। इनके अलावा अनामियों की एक क्रांतिकारी पार्टी थी, जिसमें राष्ट्रवादी और कम्युनिस्ट दोनों ही शामिल थे। हालांकि 1928 में कम्युनिस्ट इससे अलग हो गए थे। इनमें प्रमुख पार्टी जोंगुएन आई के नेतृत्व में बनी थी, अनामी पार्टी, जिसका संपर्क कम्युनिस्ट मॉस्को से था। अलग अलग विचारधाराओं के कारण ये आंदोलन सफल नहीं हो पाए थे, लेकिन दूसरा विश्व युद्ध इनके लिए वरदान सिद्ध हुआ। जब जून 1940 में फ्रांस जर्मनी से हारा तो पेरिस पर नाजी जर्मनी का अधिकार हो गया। उस दौरान फ्रांस में सरकार भी दो भागों में बट गई थी, मार्शल पेता के नेतृत्व वाली विशी सरकार और जनरल द गॉल वाली फ्रांसीसी सरकार, जो कि इंग्लैंड से रूल कर रही थी। इंडो चाइना के गवर्नर कारतू ने द गॉल की सरकार का समर्थन किया था, जो इंग्लैंड में स्थित थी। इस कारण से विशी सरकार ने कारतू को पद से हटा दिया और देखू को नया गवर्नर बनाया। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान पैसिफिक फ्रंट पर जापान का मेन दुश्मन था चीन। ब्रिटेन और अमेरिका चीन की मदद करने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए इंडो चाइना के रास्ते से मदद ना पहुंच पाए। इसलिए जापान ने तेकू के साथ 30 अगस्त 1940 को एक समझौता किया, जिसके अनुसार तोंकिन में जापानी सेना को आने की अनुमति मिल गई। इसके साथ ही यहाँ के पोर्ट का इस्तेमाल भी जापान को मिल गया। इंडो चाइना का गवर्नर देखू मजबूर था, वो जापान का सामना नहीं कर सकता था। जापान ने इस समझौते का फायदा उठाया और आगे चलकर अपनी सेना इंडो चाइना में बढ़ा दी और पूरी तरह से कब्जा कर लिया। जब दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ तो फ्रांस जर्मनी के चंगुल से निकल गया और जापान की सेनाएं भी यहां से निकलने लगी। लेकिन फ्रांस में जनरल द गॉल की सरकार स्थापित हो गई और देखू विशी सरकार का आदमी था, इसलिए उसने भी अपनी सेना यहां से हटाना शुरू कर दी। और इसी का फायदा उठाकर राष्ट्रवादियों ने इंडो चाइना में स्वतंत्रता की घोषणा कर दी और वियत मिंग नाम से अपनी सरकार का गठन किया। इस नई सरकार के नेता हो चिंग मिंग थे, जो कि कम्युनिस्ट विचारधारा वाले थे। अनाम के सम्राट वाओदोई ने भी 25 अगस्त 1945 को सम्राट पद त्याग दिया और इंग्लैंड चले गए। 2 अगस्त 1945 तक वियतनाम रिपब्लिक का शासन अनाम पर भी लागू हो गया। लेकिन इतिहास इतना भी सीधा नहीं था, क्योंकि अपने लालच के कारण फ्रांस इतना बड़ा क्षेत्र छोड़ना नहीं चाहता था। हालांकि यूनाइटेड नेशन की स्थापना हो चुकी थी, जिस कारण से फ्रांस ने कोलोनाइजेशन की एक नई पॉलिसी लागू की, जो कि ब्रिटिश कॉमनवेल्थ से प्रभावित थी, जिसके अनुसार फ्रेंच एम्पायर को एक यूनियन में बदल दिया जाएगा, जिसमें फ्रांस की कॉलोनियां शामिल रहेगी और इंडो चाइना भी इसी का हिस्सा रहेगा। इंडो चाइना के सभी राज्य और कोचिन चाइना को मिलाकर एक फेडरेशन बनाया जाएगा, जिसमें सभी इंडो चाइना के नागरिकों को समान अधिकार दिए जाएंगे। मार्च 1945 तक जापानी सेनाएं पूरी तरह से इस क्षेत्र से जा चुकी थी, जिसके बाद फ्रांसीसी सेनाएं वापस इस क्षेत्र में आना शुरू हो गई। फ्रांस आसानी से फिर से इस क्षेत्र पर कब्जा कर लेता, लेकिन अब की बार मामला उल्टा था, क्योंकि विश्व युद्ध के बाद इंडो चाइना में अलाइड पावर की सेनाएं आ चुकी थी। उत्तरी इंडो चाइना में चाइना की सेना मौजूद थी, तो दक्षिणी क्षेत्र में ब्रिटिश सेनाएं मौजूद थी। ब्रिटेन ने अपनी दोस्ती निभाई और अपने क्षेत्र वापस फ्रांस को दे दिए, लेकिन चाइना ने अपने क्षेत्र फ्रांस को देने के बजाय वियतनाम सरकार को दे दिए, जिसके बाद फ्रांसीसी सेना और यहाँ की राष्ट्रवादी सेना के बीच संघर्ष हुआ। फ्रांस के सामने दो ही विकल्प थे, या तो युद्ध करे या वियतनाम सरकार से समझौता करे, जिसके बाद फ्रांस ने समझौते को चुना और हनोई की ट्रीटी पर हस्ताक्षर किए। यह समझौता 6 मार्च 1946 को हुआ था, जिसके अनुसार फ्रांस ने वियतनाम सरकार को मान्यता दी। वियतनाम सरकार अब अपनी अलग सेना और अपनी अलग संसद रख सकती है, लेकिन वियतनाम रिपब्लिक इंडो चाइना फेडरेशन के अंतर्गत ही रहेगा और इंडो चाइना फेडरेशन फ्रेंच यूनियन का हिस्सा रहेगा। साथ ही वियतनाम रिपब्लिक का शासन किन राज्यों में होगा, उसके लिए जनमत संग्रह होगा। इस समझौते के कारण साउथ में सेगोन और नॉर्थ में हनोई पर फ्रांसीसी सेनाओं का अधिकार हो गया और बीच में सारा भाग वियतनाम सरकार के नियंत्रण में आ गया। लेकिन यह समझौता ज्यादा दिनों तक चला नहीं, क्योंकि फ्रांस ने अपनी चालबाजी और पेतरेबाजी से कोचिन में एक नई अलग सरकार की स्थापना कर दी,
जबकि जनमत संग्रह कराया ही नहीं गया। फ्रांस की यह चाल थी कि इंडो चाइना फेडरेशन का अध्यक्ष फ्रांस का अधिकारी होगा और इस फेडरेशन के सभी राज्यों पर फ्रांस का अधिकार हो जाएगा। लेकिन अब समय बदल चुका था, लोग समझदार हो गए थे। इस कारण से फ्रांस की यह चाल नाकाम हो गई और हैनोई का समझौता टूट गया, जिसका यह परिणाम हुआ कि दिसंबर 1946 में इनके बीच फिर से युद्ध शुरू हो गया। वियतनाम ने गोरिल्ला वॉरफेयर का बखूबी इस्तेमाल किया और फ्रांस को काफी टक्कर दी। लेकिन विश्व युद्ध के बाद दुनिया बदल चुकी थी। दुनिया में डेमोक्रेसी नाम की चिड़िया अपने पंख पसार रही थी। ऊपर से यूनाइटेड नेशन का प्रेशर भी फ्रांस पर था। लेकिन फ्रांस इंडो चाइना में कम्युनिस्टों को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, इसलिए उसने अब एक नई चाल चली। जो सम्राट बाओदाई इंग्लैंड चले गए थे उन्हें वापस बुलाया गया और उनसे बातचीत की। फ्रांस की योजना थी कि वियतनाम रिपब्लिक को हराकर बाओदाई को फिर से सम्राट बनाया जाए। 8 मार्च 1949 को फ्रांस के राष्ट्रपति आयरियोल और बाओदाई के बीच यही समझौता हुआ। बाओदाई को इंडो चाइना का सम्राट बना दिया गया। लेकिन हो ची मिंह की सरकार का अधिकार काफी बड़े क्षेत्र पर था और कम्युनिस्टों को हराने के लिए फ्रांस ने अपने 1 लाख सैनिकों की मदद बाओदाई को दी। लेकिन अब तक चाइना में भी कम्युनिस्ट सरकार आ चुकी थी। साथ ही सोवियत यूनियन ने भी वियतनाम रिपब्लिक को पहले ही मान्यता दे रखी थी। इसलिए हो ची मिंह को चीन और सोवियत यूनियन का पूरा सपोर्ट था। लेकिन कम्युनिस्ट विचारधारा के खिलाफ ब्रिटेन और अमेरिका ने बाओदाई सरकार का समर्थन किया। इसी दौरान जून 1950 में कोरियाई युद्ध शुरू हो चुका था, इसलिए अमेरिका उसमें उलझा हुआ था। वो बाओदाई सरकार की मदद नहीं कर पाया। इसी दौरान लाओस में भी एक कम्युनिस्ट संगठन पॉथेट लाओ स्थापित हो चुका था और कंबोडिया में भी खमेर इसरक नाम का संगठन खड़ा हो चुका था। इनके संबंध वियतमिंह से अच्छे थे, इसलिए अब फ्रांस के खिलाफ वियतमिंह की सेनाएं और ताकतवर होती जा रही थी। और 1953 आते आते वियतमिंह की सेना ने दक्षिणी वियतनाम पर भारी हमले किए, जिससे फ्रांस की जीत का सपना खत्म हो गया। इस हार के कारण फ्रांस में अपनी ही सरकार के खिलाफ आंदोलन होने लगे। वहीं दूसरी ओर स्टालिन की मौत के बाद कम्युनिस्ट विचारधारा के नए नेताओं ने शांति की अपील की, जिसके परिणाम स्वरूप 23 अप्रैल 1954 को जेनेवा में एक समझौता हुआ। इस समझौते में 14 देशों ने भाग लिया था। यह सम्मेलन 21 जुलाई 1954 तक चला था, जिसमें यह तय किया गया कि वियतनाम को 2 भागों में बांट दिया जाएगा, नॉर्थ वियतनाम और साउथ वियतनाम। साथ ही वियतनाम से फ्रांसीसी सेनाएं भी हटा दी जाएंगी। इस सम्मेलन में यह भी तय किया गया कि 2 साल बाद यानी कि 1956 में चुनाव के जरिए दोनों ही देशों को फिर से एक कर दिया जाएगा। दोनों ही पक्षों में शांति स्थापित करने के लिए एक आयोग भी बनाया गया, जिसमें भारत, पोलैंड और कनाडा इसमें शामिल थे। यहाँ तक सब कुछ ठीक चल रहा था। ऐसा लग रहा था कि अब वियतनाम में शांति आ जाएगी, लेकिन शांति तो बेवफा निकली और दक्षिणी वियतनाम और नॉर्थ वियतनाम के बीच संघर्ष शुरू हो गया। अपनी अपनी विचारधाराओं की मदद के लिए महाशक्तियां भी इस संघर्ष में शामिल हो गई और इस संघर्ष ने वियतनाम वार का रूप ले लिया, जिसके बारे में आप लोग जानते ही हों। अगर नहीं जानते हो तो थोड़ा और इंतजार कीजिए, हम कोल्ड वार की सीरीज शुरू कर रहे हैं। अगर आपको वियतनाम वार पर एक डिटेल वीडियो चाहिए तो नीचे ज़रूर कमेंट कीजिएगा। बाकी आज का वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों इसी के साथ विदा लेते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।